नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज थोड़ा जल्दी आए हैं, कभी देर होती है तो कभी जल्दी आना पड़ता है। वजह है देश के लिए एक दुखद खबर, बुरी खबर, ये अच्छी खबर नहीं है। हमें अपनी सेना पर शुरुआत यहीं से कर रहे हैं कि गर्व है, गर्व है, गर्व है। और इतना गर्व है जितना शायद किसी देश के नागरिक को अपनी सेना पर गर्व हो, उससे ज्यादा गर्व है, उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा। सेना के पराक्रम ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी अभी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन एक बड़ा खुलासा किया है कैप्टन ने, हमारे सेना के एक बड़े अधिकारी ने। उनका खुलासा इतना चौंकाने वाला है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होते ही 7 तारीख याद होगी, 7 तारीख हम सबके जेहन में बैठा हुआ है। 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही भारत के लड़ाकू विमान गिरे। कितने गिरे नंबर अब तक सरकार ने नहीं बताया है, सेना ने नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, हमें नंबर में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सेना के जो विमान है, जो है एयरफोर्स के विमान, लड़ाकू विमान, वो गिरे, कई गिरे। इसमें कोई सेना की गलती नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात है, जो एयरफोर्स के पायलट की वर्दी पहन करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, मतलब होर्डिंग्स लग रही थी, होर्डिंग्स वही लग रही थी और उसके आड़ में रोड शो कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, पूरे देश में राष्ट्रवाद की अलख जगा रहे थे। मोदी के फैसलों की वजह से सेना फंस गई थी। मोदी के फैसलों की वजह से, रिपीट कर दूं, सेना फंस गई थी। मोदी के फैसलों की वजह से हमारे फाइटर जेट्स गिरे, लड़ाकू विमान गिरे। मोदी के फैसले की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ और हमारी सेना की साहस और पराक्रम की वजह से उसको फिर रेक्टिफाई किया। 48 घंटे का वक्त लगाया और फिर पाकिस्तान को कुचल दिया। कुचल दिया, गंदी नाली के कीड़े जैसे कुचला जाना कहते हैं, वैसे कुचल दिया। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप, भक्त कभी नहीं समझ पाएंगे। भाऊ को लाइए चर्चा में, फटाफट लाइए। भाऊ, स्वागत है आपका। कैप्टन शिव कुमार, ये हर दूतावास में सैन्य ब्रीफिंग के लिए एक अफसर तैनात होता है। उसे नतांशिल करके कुछ वर्ड है, वो अभी हम आपको बताते हैं। अटैची अटैची हाँ, अटैची है हाँ, वो, अटैची है वो। होता क्या है आशीष जी, हर जहां जहां भारत का दूतावास है, वहां एक डिफेंस का अधिकारी डिफेंस अटैची के नाम से वहां तैनात होता है। वो उस देश में भारत के डिफेंस को लेके मामले को देखता है, क्योंकि डिफेंस ये जटिल मामला होता है। इसलिए वो एडवाइजर है वो दूतावास का, वो डिफेंस का स्पोक्स पर्सन है वहां पे। वो डिफेंस के जो हित है डिफेंस मंत्रालय के और भारत के, वो देखने का काम करते हैं। दूसरी बात, मैं 30 सेकंड और लूंगा। यह है कैप्टन, और ये कैप्टन इंडियन नेवी के हैं। सरल भाषा में बताऊं तो कैप्टन, आर्मी और नेवी में फर्क है। आर्मी का कैप्टन, उसके बाद मेजर, उसके बाद कर्नल आता है। लेकिन आर्मी का कर्नल जो है, उसके समकक्ष नेवी का जो अधिकारी है उसे कैप्टन कहते हैं। और एयरफोर्स की भाषा में कहूं तो ग्रुप कैप्टन जो है वो नेवी के कैप्टन के बराबर है। तो एक बड़ा अधिकारी है शिव कुमार, एक बड़ा अधिकारी है, एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है। और डिफेंस के मामले में जितने अटैची दूतावास में हैं, उसका लगातार अपने मंत्रालय से, अपने अधिकारियों से लगातार संपर्क बना रहता है, क्योंकि उसे लेटेस्ट अपडेट चाहिए होता है, ताकि उस देश में जहां वो अटैची है एम्बेसी के साथ, वहां वो अपने देश की बात कर पाए। आगे बढ़िए। बस, तो ये जो क्लियर था ना, ये आर्मी का यही सैन्य स्कूल और भाऊ का जो सर्किल है, सैन्य सर्किल, उसकी वजह से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैं आपको खबर अब दिखाता हूँ, खबर पे आते हैं। लाइए पहले खबर दिखाइए। ये देखिए, मैं इस वायर के एक मामले में तो हम आभारी रहेंगे, सरकार कितना भी जुबान बंद करे, वायर की या हमारी या किसी की भी। सबसे पहले इस खबर को इस देश में बिल्कुल एक खबर दबी हुई थी, छिपी हुई थी। वायर ने छापा, आईएएफ लॉस्ट फाइटर जेट्स टू पाक,
because of political leadership's constraints, इंडियन डिफेंस अटैची। ये वायर ने खबर छापी और पूरी डिटेल में खबर छापी। उसके बाद हमने इस वीडियो, जो बेसिकली एक सेमिनार हुआ इंडोनेशिया में, जकार्ता, वहां पर कैप्टन शिव कुमार ने ये जो पूरा उन्होंने ब्रीफ किया था, उस ब्रीफिंग का एक हिस्सा था ये। उसको हमने ढूंढा, निकाला, और वो हम आपको सीधा सुनवाते हैं, क्योंकि बहुत सारी, मैं अभी आपको इंडिया इंडोनेशिया जो दूतावास है, दूतावास ने जो सफाई जारी की है, क्योंकि सरकार ने उसी को कहा चलो जारी करो, वो सफाई भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं है उसको छोड़ देंगे, लेकिन आपको इसीलिए आपके कानों में कैप्टन शिव कुमार की आवाज सुनवाएंगे और फिर आप सुनिएगा कि क्या इसे मिस रिप्रेजेंट किया गया है। एक ही यहाँ पर एक ही है, मिस रिप्रेजेंट कर दिया गया, गाली दे दो सेना को, मिसकोट कर दिया गया, मीडिया ने तोड़ मरोड़ दिया। एक तो मीडिया वैसे ही तुड़ी मरोड़ी हुई है, जो लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके बोल रहे हैं उनको बताते हो मिस रिप्रेजेंट कर दिया। जरा सुनाइए, कैप्टन शिव कुमार को सुनाइए। Do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for their military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface-to-air missiles, BrahMos, surface-to-surface missiles. भाऊ एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है कि हमने लॉस हमको हुआ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप का जो फैसला था उसकी वजह से हुआ है। और एकदम क्लियर कर दें, अनिल चौहान जो सीडीएस हमारे हैं, उन्होंने सिंगापुर में यही बात कहा था लॉस वाला, उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसले पर नहीं सवाल उठाया था, लेकिन सेम बात, लॉस की बात उन्होंने भी कही थी कि बाद में हमने, और जो बाद में हुआ है बड़ा क्लियर कर दे, बाद में जो हुआ है उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। जो लिए झंडा घूम रहे हैं मोदी, कोई नहीं। शुरुआत में इन्होंने सत्यानाश करवा दिया था, शब्द ऐसे सुनिए, सत्यानाश करवा दिया था, सेना फंसा दिया था, फिर सेना ने अपने हिसाब से फैसले लिए और तब 48 घंटे बाद पाकिस्तान को नस्तनाबूद किया, उसके एयरबेसेज को कुचला उसको। मैं एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्टन शिव कुमार को, कैप्टन शिव कुमार को एक बार और सुनवा दीजिए भाव, एक बार प्लीज, एक बार सुनिए बस। I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for their military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface-to-air missiles, BrahMos, surface-to-surface missiles. बस भाऊ, अब बताइए। देखिए आशीष, मैं फिर से आपको सिंगापुर ले चलता हूं। सिंगापुर में हमारे सीडीएस ने क्या कहा था? सीडीएस ने थोड़ी रियायत बरती है सरकार को। सीडीएस ने कहा था कि हाँ, पहले हमारे कुछ जेट खोए हैं हमने, लेकिन नंबर मायना नहीं रखता कितने खोए, अंत में विजय मायने रखती है। हमने हमारी स्ट्रेटेजी बदली, यही शिव कुमार कर रहे हैं। लेकिन शिव कुमार ने वो लाइन बोल दी जो इस देश के लीडरशिप को नग्न करता है। मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो एयर डिफेंस के एक्सपर्ट नहीं। लेकिन क्या है, पिछले 2014 से लेकर आज तक मोदी जी अपने आप को हर इसमें एरिया में डिफेंस में मानते हैं, और ये हमारे लोगों की मूर्खता है, हम लोगों की मूर्खता है कि हम उनको झेल रहे हैं। पिछली बार जो एयर स्ट्राइक हुआ था, तब मोदी जी लोगों के सामने आके कह रहे थे कि वैमानिक मेरे पास आए बताने के लिए कि साहब हम जा रहे हैं हमला करने, देखिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि बादल है। तब मैंने कहा यही तो टाइम है, बादलों के पीछे छुप के जाओ तो रडार में नहीं दिखोगे। ये इनकी मूर्खता पे क्या कहे, क्या कहे। रडार काहे पे चलते हैं? साउंड पे चलते हैं। रडार कैमरे पे नहीं चलते, रडार की आंखें नहीं होती, रडार के कान होते हैं।
और उस कान से वो कैलकुलेट करता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। रडार की आंखें नहीं होती, वो देखता नहीं है ऐसा, वो इंडिकेट करता है। रडार का साउंड सिस्टम से जो उसको रिटर्न्स आते हैं, उसके हिसाब से इतने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई, तब साउंड्स के भी आगे चली गई ये चीजें। लेकिन अब इनकी मूर्खता पे क्या करेंगे? तभी डिफेंस के किसी अधिकारी ने बोल देना चाहिए था कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात बताऊं, जब पहला एयर स्ट्राइक जो हमने किया था पिछली बार पुलवामा के बाद, तब पायलट अलग अलग बेस से उड़े थे, एक बेस से सब पायलट नहीं उड़े थे, और पायलट हवा में जाने तक उनको पता नहीं था टारगेट क्या है। उनको डायरेक्शन दिया गया था और फिर टारगेट दिया गया था। इतनी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। यहां पे जब आपको यह बताया गया कि आपको आतंकवादियों के कैंप नष्ट करने हैं, ये बोल दीजिए, और उसके बाद फिर ये आर्मी पे छोड़ दीजिए, वो कैसे नष्ट करेंगे? क्योंकि यह बात तय है कि पुलवामा के बाद जब पहलगाम हुआ तो पाकिस्तान तैयार था, और इन्होंने एयर स्ट्राइक करने में इतनी देरी कर दी ऑपरेशन सिंदूर में। बाकायदा जैसा शादी में सिंदूर लगाने के लिए जितनी टाइम लगता है वैसा टाइम लग गया। पहले एंगेजमेंट होती है, फिर 7 फेरे होते हैं, फिर पंडित जी कहते हैं, और फिर वो चांदी के सिक्के से मांग भरी जाती है और सिंदूर लगाया जाता है। इतना टाइम ले लिया उन्होंने। तब तक पाक अपने एयर डिफेंस के साथ तैयार था। यदि हमारे देश के सैन्य को फ्री हैंड होता कि आप ये अपने हिसाब से नष्ट करिए, जो एक्शन लेना है ले लीजिए। प्रधानमंत्री सिर्फ लोगों के बीच में बोलते हैं कि हमने डिफेंस को फ्री हैंड दे दिया, आप अपना डिसीजन ले लीजिए, लेकिन डिसीजन लेने कहाँ देते हैं? कोई भी मंत्रालय हो, महिला बाल विकास मंत्रालय में भी वो नाक घुसड़ देते हैं, अपने हिसाब से मन की बात कहते हैं और लोगों को मानना पड़ता है। और ये देश की स्थिति इतनी बुरी हो गई है, चाहे विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, और ये डिफेंस के मामले में ये तय था कि जब आप एयर स्ट्राइक करोगे तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम आपको रोकेगा। ये तय था। तो सबसे पहले यदि डिफेंस इस स्ट्रेटेजी को, मैं सैल्यूट करता हूं हमारे देश के सैन्य को, मैं सैल्यूट करता हूं उनको कि एक आत्मघाती कदम भी उन्होंने उठाया सिर्फ इस देश में लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए। उन्होंने अपना ब्रीफ क्रॉस नहीं किया, ये जानते हुए कि हम लोगों के जान पे आ जाएगी। उन्होंने ब्रीफ क्रॉस नहीं किया, क्योंकि इस देश की परंपरा है, इस देश के महान हमारे सैन्य की, कि उन्होंने कभी भी राजनीति को क्रॉस नहीं किया। लेकिन अब सैन्य को भी सोचना होगा, यदि महामूर्ख लोग राजनीति में आते हैं और सत्ता में बैठते हैं, तो उन्हें देश की रक्षा करनी होगी, और देश की रक्षा करने के लिए देश का एक एक सैनिक देश के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के कितने मरते, चाइना के कितने मरते, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे देश का एक भी तिरंगे में लपटा हुआ शव आता है तो ये मेरे लिए, देश के लिए सबसे बड़ा सबसे बड़ा दुखद क्षण होता है। युद्ध है तो मरेंगे, ये मैं नहीं सोचता, युद्ध है तो मारेंगे, इस सोच के साथ हम आते हैं। तो जब डिफेंस को ये स्ट्रैटेजी तय करनी थी, तो डिफेंस यकीनन ये भी स्ट्रैटेजी तय करता कि जब हमारे लोग अटैक करेंगे तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा। जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा तो उनको कवर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम होगा जो उस एयर डिफेंस सिस्टम से लड़ेगा। लेकिन आपने ये करने नहीं दिया, क्योंकि आपने कहा कि उनके डिफेंस पे कोई हमले नहीं होंगे। यदि उन्होंने प्रतिकार किया तो ये कहानी वैसी है आशीष। एक सांप था, बहुत खूंखार था, नागराज, और गांव के लोग त्रस्त थे। तो एक साधु गया, उसने उस सांप को सत्संग किया और उस नागराज को समझाया कि काटना बुरी बात है। 1 साल बाद जब वो साधु वहीं आ गए, गांव वालों को पूछे तो गांव वाले बड़े खुश थे कि नागराज कुछ नहीं कर रहे। तो ये नागराज को मिलने गए तो नागराज लहूलुहान पड़ा हुआ था। तो नागराज को पूछा कि क्या हुआ ये तुम्हारी हालत? उन्होंने कहा कि मैंने आपके आज्ञा का पालन किया कि किसी को काटूंगा नहीं। जब मैं किसी को काटूंगा ही नहीं तो मेरा भय समाप्त हो गया, और मेरा भय समाप्त हो गया तो यहाँ बच्चे लोग आके मुझे पत्थर मारने लगे और मैं लहूलुहान हुआ। तब साधु ने कहा कि मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। तुम फुफकार भी देते तो ये लोग दूर हो जाते। तो यदि हमारे देश के
डिफेंस को ये बताया गया कि आप एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन यदि वहां से रिटेलिएट होता है तो आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी ना। जब हमारे कुछ जेट्स हमने खो दिए, हमारे कुछ फाइटर जेट्स हमने खो दिए, उसके बाद फिर शायद सैन्य ने कमांड अपने हाथ में ली और सबसे पहले उनका एयर डिफेंस ध्वस्त किया ब्रह्मोस से। जब उनका एयर डिफेंस ध्वस्त किया तो उसके बाद फिर उन्होंने हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे हमले किए और हमने उनके एस्टेब्लिशमेंट स्थापित किए। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से एक सीख जरूर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप से उनको टारगेट देना चाहिए। तुम ये मत बताओ, लेकिन क्या है, हमारे प्रधानमंत्री सभी चीजों के एक्सपर्ट है। उनको लगता है कि मैं सिर्फ आदेश नहीं दूं, ये आदेश कैसा होना चाहिए ये भी बताऊं। तो जाके कर भी आना चाहिए ना। खुद तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लिए हुए हैं, जो कॉलेज भी पता नहीं और डिग्री भी पता नहीं और मार्कलिस्ट भी पता नहीं और साथ ही कौन पढ़ रहे थे ये भी पता नहीं दुनिया को। और ये आदमी मन की बात में विद्यार्थियों को बताता है कि अभ्यास पढ़ाई कैसे करनी है। ये विद्यार्थियों पे छोड़ दीजिए, विद्यार्थियों के शिक्षक और अभिभावक कर लेंगे। आप जरा देश चलाने के लिए ख्याल रखिए, लेकिन इनकी हर जगह नाक घुसेड़ने की आदत से आज हमारे डिफेंस के जेट खोए हैं। आज यदि पाकिस्तान कूद रहा है, पाकिस्तान के सैन्य के मुख्य को उन्होंने फील्ड मार्शल खिताब दिया है। वो फील्ड मार्शल खिताब हमारे विमान गिराने के कारण मिला है। ये उसकी बहादुरी नहीं है, ये उसकी बहादुरी नहीं है, बहादुरी उसकी नहीं है, ये हमारे नेताओं की मूर्खता है। और मैं शिव कुमार के इस वक्तव्य को सही मानता हूं, क्योंकि उसके पहले सीडीएस ने ये कहा कि हमने रणनीति में बदलाव किया। तो मैं नहीं मानता कि मेरे देश का सैन्य को रणनीति में बदलाव करने इतनी गलतियां वो कर सकता है। मेरा सैन्य अभियान हमेशा 0 मिस्टेक पे होता है। इसीलिए 1962 से लेके आज तक, 62 का युद्ध छोड़ो तो आज तक इस देश के सैन्य ने हमेशा इस देश को विजयश्री ही दिलवाई है, मार नहीं खाई। और जहां जहां हमारा नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान, युद्ध में तो नुकसान होता है, कारगिल में हमने बहुत नुकसान झेला है। हमने एक दूसरे चीन के साथ जो अभी स्टैंड ऑफ हुआ था गलवान घाटी में, वहां हमने नुकसान झेला है। वो नुकसान भी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से। हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस चाइना, हांगकांग में क्या कर रहा था उनका ज्ञान था उनको, लेकिन कारगिल में पाकिस्तान की आर्मी घुस रही है इस सूचना का उन्होंने क्यों अनदेखा किया, नजरअंदाज किया? बहुत पहले सूचना आई थी और इस पे घमासान भी हुआ था उस समय। उस समय यूट्यूब नहीं थे, लेकिन उस समय टेलीविजन चैनल पे लगातार इस बात को हमने, अलग अलग चैनल पे जहां भी मैं जाता था, हमने कहा था कि ये सूचना थी, सरकार आंख मूंद क्यों बैठी, कारगिल पे ऊपर तक क्यों जाने दिया? तभी हम उसको रोकते, ऊपर जाने नहीं देते, तो फिर कारगिल की पहाड़ियां छुड़वाने में इतना कैजुअलिटी नहीं होती। खासकर राजस्थान में बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, राजस्थान के हमारे शहीदों की। तो तब भी पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती थी, आज भी पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती है, और कम से कम इससे अब सीख लेना चाहिए। देखो, मैं इससे सैन्य सीख लेगा ये मैं नहीं मानता। आज भी मेरे देश का सैन्य नेतृत्व देश की रक्षा करना, सीमाओं को सुरक्षित रखना, अंदर देश के कुछ आपदा आए तो अपनी एक्सपर्टाइज यूज करके उसमें मदद करना, इसी पे लीन रहती है और इसी पे अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे यहाँ किसी भी सैन्य की कोई राजनीति की अभिलाषा नहीं है या सत्ता कंट्रोल करने की अभिलाषा नहीं। कुछ लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आते हैं और मुझे लगता है वो राजनीति में आके सैन्य को बदनाम करते हैं। वो भी तो अभी परंपरा शुरू हुई है, पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा, शायद ही कोई नहीं होता था, कोई नहीं मोदी ने ये मैं इसलिए मैं बोलता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक धब्बा लगता है, क्योंकि
जिस जीवन में जिन लोगों ने, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं सैनिक स्कूल 17 से आता हूं, मैंने बताया 81 पास आउट मेरा बैच है, मेरा बैच अब रिटायर्ड हो गया है, लेकिन हमारे जो सीनियर्स है वो बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं। इस देश को एयर चीफ मार्शल नाइक भी सैनिक स्कूल 17 के ही थे, और सैनिक स्कूल 17 लीडरशिप क्वालिटी ऐसी सिखाता है कि यदि जिस दिन सैनिक स्कूल के बच्चे राजनीति में उतरने लगेंगे ना, इनको पानी पिला देंगे। लेकिन वह राजनीति, स्वार्थ, सत्ता, ये कभी सिखाया नहीं जाता। इसलिए हमारे नाइक साहब रिटायरमेंट के बाद बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं ऐसे कहीं जाता हूं, हमारे यहाँ एक लेफ्टिनेंट जनरल है निबोलकर, हमारे यहाँ गरुड़ साहब है एयर मार्शल, ये लोग आज भी क्लासेस लेते हैं। इंडिया में जो बच्चे जाते हैं उनको एजुकेट करते हैं, गांव के बच्चों को सैनिक स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनको वो लगता है कि उनको पेंशन मिल रही है और कुछ काम नहीं करना चाहिए, इस देश के आने वाले सैन्य की पीढ़ी को अच्छे लोग मिले, इसलिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। करने के लिए बहुत है। सत्ता में बैठ के क्या करोगे? सत्ता में बैठ के आप एक राज्य मंत्री बनते हो, राज्य मंत्री की औकाती क्या है इस देश में, और अपमानित होते हो, क्योंकि आप जैसे नेता बनोगे लोग आपको उस चश्मे से देखेंगे, फिर आपके प्रति जो आदर होता है वो समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है आदर। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि नहीं, उनको आर्मी में जाके, मैंने ऐसा तो नहीं देखा कि कोई आर्मी में आके उन्होंने कोई, हमारे कोई सैन्य के जनरल है जो राजनीति में आए, आने के बाद उन्होंने कोई बहुत चमत्कार नहीं किया। उस गंदगी में उन्होंने भी अपने हाथ पैर काले कर लिए। मैं सीधे से एक लाइन में, इसमें लोगों जो लगे लगना है, जिसको जो लगेगा ही, जितने आए हैं इनको मोदी जी ने, मोदी के इकोसिस्टम ने राष्ट्रवाद, राजनीति और राष्ट्रवाद का जो कॉकटेल बनाया है ना, और वो सेना की वर्दी के पीछे छिप करके, ये सब उस एक पूरे के पूरे एक प्लान, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। कोई फौजी नहीं आकर के यहाँ पे मंत्री बनना चाहता है। जो फौजी, जो जनरल रह लिया, जो आर्मी चीफ रह लिया, वो क्या बनेगा मंत्री? आर्मी चीफ के पैरों में मंत्री लौटे, वो राज्य मंत्री बन रहे हैं। आर्मी चीफ के चरणों में ना प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे लोगों को नाक रगड़ के लोटे, उनकी अगर अस्मिता की बात हो, वहां पाके राज्य मंत्री बन रहे हैं। किस लिए बन रहे हैं? वो ये इस देश में एक बहुत खतरे के तरफ हम लोग कई बार संकेत करते हैं। ये वो दौर है जब भारत की डेमोक्रेसी पर खतरा पैदा, ये पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए भारत की डेमोक्रेसी पर खतरा पैदा कर सकता है। ये जहां पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जहां पर बिल्कुल नहीं है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, वहां पर भी राजनीति का बीज बो दिए हैं। ये बहुत खतरनाक है, ये बीज बो चुके हैं। और जो कहा ना अभी आपने, जब सारी क्षमता है, वर्दी भी पहनी लेते हैं, तो यही चले गए होते, ऑपरेशन कर लिए होते, यही कर लिए होते। क्यों उनको बताया कि जाओ, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है? सीधा जाओ, खुद करो है? और एक और बात अब याद दिलाना जरूरी है, एयर डिफेंस सिस्टम जो आपके पाकिस्तान का, टाइमलाइन जाकर के लोग चेक कर लें गूगल पर, 28-22 को पहलगाम हुआ है, 28-29 अप्रैल से डेली, चाहे वो ख्वाजा है, चाहे मतलब रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे जो पाकिस्तान के थे, 28 अप्रैल से डेली बयान आता था, भारत 24 घंटे में हम पर हमला करने वाला है, भारत अगले 48 घंटे में हम पे हमला करने वाला है। ये क्या था? एक तो वो पूरी दुनिया को संबोधित कर रहा था कि हमला करने वाला है तो हम करेंगे, रिटेलिएट करेंगे हम, एक वो मैसेज दे रहा था। दूसरा, जब वो रोज कह रहा है कि 24 घंटे में हमला करने वाला है, तो क्या वो उसके पास तैयारियां, उसका एयर डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं हो रहा होगा? जब वो हर दिन कह रहा है और पब्लिकली कह रहा है, बयान जारी कर रहा है। मैंने वही तो कहा आशीष कि ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने इतना ही टाइम लगाया जैसा शादी में सिंदूर आखिरी में भरा जाता है, उतना ही टाइम इन्होंने लगाया। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे एयर डिफेंस पे, जितना मैं डिफेंस फोर्सेस को जानता हूं, इनको आप आधे घंटे का समय दे दीजिए, 24/7 तैयार रहती है मेरे देश की सेना, मेरा देश का एयरफोर्स 24/7।
आधे घंटे का समय दे दीजिए, टारगेट दे दीजिए, वो अपना काम करके आएंगे। उन्हें इतना समय लेकर देके नहीं चाहिए। आपको ये पका रहे थे आप पहले देश में डिमांड होने दे रहे थे। हाँ हाँ हाँ। फिर आप मसीहा बनना चाहते थे कि देखो आप भी चाहते हो ये करना, अब देखो मैं करके जाऊंगा। फिर ये बिहार जाते हैं, फिर बिहार में कहते हैं कि ऐसा बदला लेंगे कि वो सोचेगा भी नहीं। यह भाषण करने का समय चाहिए था, लेकिन इसमें आर्मी की स्ट्रेटेजी मार खाती है। हाँ? क्योंकि ये आपका काम नहीं है। आप राजनीति देखिए, आप आर्मी को बता दीजिए ये हमला हुआ है, 24 घंटे के अंदर हमको इसका रिपोर्ट चाहिए, ये कैंप है जहां से आतंकी आए, काम खत्म। काम खत्म। क्योंकि आर्मी रोज प्रैक्टिस करती है, आर्मी रोज तैयारी करती है। देश की आर्मी इंतजार नहीं करती कि उधर से कोई आक्रमण करे, फिर अपन सोचे कि अरे उन्होंने आक्रमण कर लिया, फिर जरा बंदूकें साफ कर लो, वर्दी प्रेस कर लो, जूते साफ कर लो। ये नहीं होता। हम आक्रमण का जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। कोई भी ऑपरेशन करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। इसीलिए जब देश के अंदर कोई बड़ी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, तो हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ही बुलाना पड़ता है, क्योंकि वही तैयार रहते हैं आधे घंटे के अंदर आने के लिए। वही तैयार रहते हैं। जब अरे ये तो छोड़ दीजिए, जब मुंबई में लोकल का पुल गिर जाता है, लोग मर जाते हैं, तो वो पुल को तुरंत बनाने के लिए आर्मी को ही बुलाया गया। और जब तब रेलवे पीयूष गोयल के पास था और हमने रेलवे पीयूष गोयल को पूछा कि आर्मी को क्यों दिया भाई काम, या आर्मी का काम थोड़ी है। उन्होंने कहा कि पुल तुरंत बनाना था। हाँ। और इतने जल्दी काम सिर्फ आर्मी ही कर सकती है। इसके मायने है कि आर्मी 24 घंटे तैयार रहती है। लेकिन इस पूरे पक्ष में जो एम्बेसी का बयान है, मैं सोचता हूँ आशीष को भी बता दीजिए आप। वही दिखाना, एम्बेसी ने जो लिपापोती की है और उसका पोस्टमार्टम अभी करते हैं। एम्बेसी ने क्या कहा? लाइए लाइए लाइए, वही मैं वेट कर रहा था, तुरंत लाइए जो एम्बेसी वाला है भाऊ। We have seen media reports regarding representation made by the defense attaché at a seminar. His remarks have been quoted out of context, and the media reports are misrepresentation of the intention and the thrust of the presentation made by the speaker. The presentation conveyed that the Indian Air Force serve under the civilian political leadership, unlike some other countries in your neighborhood. It was also explained that the objective of the Operation Sindoor was to target terrorist infrastructure, and the Indian response was non-escalatory. इसके मायने ये है कि जो रिमार्क हमारे स्पीकर ने किए हैं उसको संदर्भ से हटके बताया गया है और मीडिया ने उसको मिसकोट किया है। उसने ये उसके रिमार्क से ये बात कंफर्म होती है कि हमने टेररिस्ट कैंप पे ही अटैक किया, और दूसरा ये कंफर्म है कि हमारी आर्मी, हमारे डिफेंस फोर्सेस जो है वो राजनीतिक पॉलिटिकल लीडरशिप के, राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करती है। ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोसी देश में सैन्य राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम नहीं करता। लेकिन ये इन्होंने सही कहा, चलो ठीक है हम ले लेते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं था। इस पूरे खंडन में जेट गिरे और स्ट्रेटेजी बदली, इसके बारे में एक शब्द नहीं बोले। हाँ। शब्द हमारी अपेक्षा ये थी, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ मिसकोट किया, हम कतई उनको खुद को सुना रहे हैं। मिसकोट कहां से करेंगे जब शिव कुमार की आवाज में सुना रहे कि उन्होंने क्या कहा। शिव कुमार ने ये नहीं कहा कि हमारी आर्मी सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की सुनती है, अपना ज्ञान नहीं देती, और हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे ही अटैक करते हैं। उसने ये कहा कि हमने जेट खोए, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी आप हाथ नहीं लगाएंगे, मतलब वो आप पे हमला करेंगे तो भी आप चुप रहेंगे। तो जब कोई हमला करेगा और आपके हाथ बांध दिए हैं तो आप कैसे लड़ोगे? आप रजनीकांत तो हो नहीं कि दोनों हाथ पैर बांधने के बाद भी डिशुम डिशुम करोगे। ये वास्तविकता, यथार्थ के धरातल पे युद्ध लड़े जाते हैं।
ये जो मूर्खतापूर्ण रवैया था नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, इसके बारे में एम्बेसी चुप है। तो एम्बेसी ने मीडिया के उठाए गए ऑब्जेक्शन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है। मीडिया मतलब राजदूत और एम्बेसी हम जो कह रहे हैं उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं और उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हम फिर से कह रहे हैं, यह सवाल ही नहीं कि हमारे भारत के सैन्य ने कभी राजनीतिक दल की नहीं सुनी होगी। राजनीतिक दल का काम है, इंदिरा गांधी ने 1971 में जनरल मानेकशॉ की कई किताबें हैं इस युद्ध पे लिखी हुई, उस पे उन्होंने मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ को कहा था कि हमें युद्ध करना होगा। उन्होंने कहा था कि अभी बरसात का भी समय है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमको तैयारी भी करनी होगी। इंदिरा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तब मानेकशॉ ने कहा था, उसमें यह भी रेफरेंस है कि इंदिरा जी, क्या आपको डर लग रहा है कि हम टेक ओवर करेंगे? मानेकशॉ के और इंदिरा जी के तू तड़ाक वाले संबंध थे। तो इंदिरा जी ने हंस के कहा था कि आई डोंट थिंक सो, आई नेवर थॉट सो, बट इट्स एन ऑर्डर फॉर आर्मी दैट वी हैव टू बी इन एक्शन। फिर उसने कहा कि इफ इट इज द ऑर्डर इट विल बी कैरिड आउट। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह नहीं कहा था कि ऐसा करो, पहले ये बटालियन भेजो, उसके पीछे ये रिवॉल्वर वाले भेजो, उसके पीछे गन वाले भेजो, फिर रनगाड़े भेजो, ऊपर से एयरफोर्स भेजो, पीछे से नेवी भेजो। ये कतई नहीं कहा। नहीं, और आर्मी ने, मैं और भी क्लियर कर दूं, उस समय जनरल मानिक साहब को जब आदेश दिया, आर्मी ने फिर अपने ही प्लानिंग से किया। वो ऑपरेशन हुआ दिसंबर में, दिसंबर में हुआ। दिसंबर में जब आर्मी ऑपरेशन के लिए सबसे मुफीद वक्त होता है, तब वो ऑपरेशन किया गया। वो नहीं हुआ फिर बारिश में ऑपरेशन, बारिश में। तारीख याद करिए, वो दिसंबर 16, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। तो जनरल मानिक शाह ने किया जो उनको जीतना था, उस हिसाब से प्लानिंग की। इंदिरा जी ने ये तो नहीं कहा कि अरे बरसात का टाइम यही तो सही टाइम है, जब उनकी आर्मी जब बरसात के कीचड़ के तरीके छाते में खड़ी रहेगी और छाते से दिखेगा ही नहीं सामने कौन आया, यही तो टाइम है। ये तो नहीं कहा इंदिरा जी ने। इंदिरा जी की तुलना इन लोगों से करना मतलब इंदिरा जी का अपमान करना है। ये जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते, इनकी औकात नहीं है जवाहरलाल नेहरू का नाम ले। ये जितनी गंदगी फैला रहे हैं देश में और जहां जहां नाक घुसल रहे, जहां इनकी एक ढेले भर का ज्ञान नहीं, क्योंकि ये सब कुपड़ है। अनपढ़ होते तो भी ठीक है, ये कुपड़ है। जो पढ़ा वो गलत पढ़ा है, इसलिए धर्म की व्याख्या भी गलत करते हैं, सनातन की व्याख्या गलत करते हैं, समाज की व्याख्या गलत करते हैं, अर्थनीति गलत समझते हैं, विदेश नीति गलत समझते हैं। ये अनपढ़ होते तो कम से कम ब्लैंक कैनवास पे कुछ लिख सकते हैं। ये ऐसा गिरा पिचा कैनवास दे दिया है कलर के, इसमें से पेंटिंग ही नहीं निकाल सकता कोई। और ये अपने ही कीड़े मकोड़े को पेंटिंग बोल के, मॉडर्न पेंटिंग बोल के वही और इनके पास एक थाली टाली बजाने वाला एक समूह है, वाह 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 करते रहता है। और ये घर घर सिंदूर बांट रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है। और मुझे लगता है कि कम से कम इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी जी और उनके कैबिनेट ने और उनकी पूरी सरकार ने एक सीख लेनी चाहिए कि डिफेंस में आप अपना इरादा बता दीजिए, उसका क्रियान्वयन डिफेंस पे छोड़िए। गजब का मंत्रिमंडल है। डिफेंस हमेशा, डिफेंस क्या, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, इवन अंडरवर्ल्ड भी जब एक काम करते हैं, जब भी कोई अटैक होता है कहीं पे भी, तो एक कवर सिस्टम होता है कि मैं इसको मारने जाऊंगा तो उधर से यदि होगा तो तुम उसको एंगेज कर लेना। एक कवर सिस्टम होता है, बड़ा नॉर्मल है, पुलिस भी करती है ये। तो एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यदि हमारे पास कवर डिफेंस करते हम, तो हमारे विमान को कुछ होता ही नहीं, हमारा एक भी फाइटर जेट को कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तब तक ध्वस्त कर चुके होते हैं हम। लेकिन आपने बिल्कुल उनको हाथ बांध के भेज दिया। तो जो अटैची ने कहा, शिव कुमार ने, उसको कोई मिस रिप्रेजेंट कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो मीडिया कह रहा है उसको मिस रिप्रेजेंटेशन और तोड़ मरोड़ करके
एम्बेसी लिपापोती कर रही है। एम्बेसी का भी वर्जन आपने भाई ने आपको बता दिया। एम्बेसी के वर्जन ने सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी बताया, लेकिन जो जेट खोए उसका क्या, उनका एयर डिफेंस बाद में ब्रह्मोस ने किया, उसका क्या। और शिव कुमार ने कोई गलत बात नहीं की, ये शिव कुमार पे एक्शन भी नहीं लेना चाहिए इनको, क्योंकि शिव कुमार ने वही कहा जो सीडीएस ने सिंगापुर में कहा 1 महीना पहले। नहीं, अगर शिव कुमार पे एक्शन होता है तो इस देश के प्रधानमंत्री पे पहला प्रधानमंत्री होगा जिस पर राजद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। ये कुछ जुबान खोलने बंद कर देंगे, फिर ये इंडिया इन इंडोनेशिया को ये ढकोसला डेमोक्रेसी नहीं करना चाहिए कि हमारी आर्मी डेमोक्रेटिक वे में पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर काम करती है, तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन हमारी आर्मी में अगर खाने पर सवाल उठाने वाले जवान को जो है कोर्ट मार्शल करके और समाज में धक्के मार दिया जाए तो फिर सवाल उठाना पड़ेगा। अगर हमारे कैप्टन को जो विदेशी दूतावास में नियुक्त शिव कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा। शिव कुमार ने अपने डिफेंस डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट किया। उन्हें ये कहा कि हमारे जेट गिरे, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सपीरियंस नहीं था हमको, हमारे जेट गिरे इसलिए नहीं कि हम कमकुवत थे, हमारे जेट इसलिए नहीं थे कि हम कमजोर गिरे थे, हमारे जेट इसलिए गिरे कि हमारे हाथ बंधे हुए। फिर हमारे हाथ हमने खुद ही खोल दिए। शिव कुमार एक सच्चे फौजी, यही सच्चा फौजी होता, उसे इसकी परवाह नहीं होती कि किसका वोट बढ़ेगा या घटेगा। फौज का काम वोट बढ़ाना घटाना नहीं है, फौज का काम देश के शौर्य को, देश के पराक्रम को बढ़ाना और घटाना है, देश के ललाट को, मस्तक को ऊंचा करना है। फौज यही कहा। अब कुछ सैन्य अधिकारी को भी ऊंचा करने के लिए फौजी नहीं है, कुछ सैन्य अधिकारी को भी ये सोच लेना चाहिए, शिव कुमार को आदर्श रखना चाहिए, सीडीएस को आदर्श रखना चाहिए। नहीं तो एक महामूर्ख और आए थे जिन्होंने एंटी एयर गन स्वर्ण मंदिर पे स्थापित कर दी थी, सिर्फ वाई लूटने के लिए। इस दौर में हमारे आर्मी चीफ गए थे, कान में मंत्र लेके आए हैं, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी कान में मंत्र लेके आए हैं रामभद्राचार्य से कि पीओके गिफ्ट करना है। तो इससे दूर रहना चाहिए। आर्मी में आस्था होती है। देखिए, आर्मी के किसी भी कैंटोनमेंट में जाइए, आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, मंदिर भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। आर्मी के अपने शमशान है, क्रिमेशन ग्राउंड, वहां जाइए तो आपको बाकायदा पंडित मिलते हैं। आर्मी के अपने मुस्लिम समाज को दफनाने वाले उनके दफन के ये है, तो वहां पे मुस्लिम क्लर्जी भी मिलते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जो है धार्मिक, हर धर्म का सम्मान करती है, लेकिन कभी भी धर्म को अपने कार्य में हावी नहीं होने देती। हमारी आर्मी मूरत देख के गोली नहीं चलाती, नींबू मिर्ची नहीं लटकाती। मैं तो बहुत करीबी परिवार के एक मेंबर हैं, तो वो आर्मी में इसी मंदिर में पुजारी और जेसीओ का रैंक होता है, जो मुझे जानकारी है, जेसीओ रैंक। तो वो तो धर्म पूजा सब सिख अपना करते हैं, हिंदू अपना कर रहे हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन, आर्मी का काम प्रधानमंत्री का मस्तक ललाट चौड़ा करना नहीं है, वो देश का ललाट चौड़ा करने का काम है। प्रधानमंत्री रहे न रहे, देश है और आर्मी क्या है। भाई देखिए, प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, राजनीतिक दल आते हैं जाते हैं, सत्ता में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारी आर्मी कांस्टेंट फौज जो है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली में कौन सत्ता में बैठा है। उनका काम, उससे कोई बदलाव नहीं है। सीमा का रक्षा करना, देश की रक्षा करना, देश को सुरक्षित रखना, यही काम हमारा सैन्य का है। मैं सैल्यूट करता हूं फिर से एक बार। ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कुछ हमने विजय हासिल की, वो सिर्फ हमारी सैन्य की थी, और जो थोड़ी बहुत हमको तकलीफ हुई हमारे सैन्य को, उसके लिए हम नेता तो क्या माफी मांगेंगे, हम देशवासी है, हम हमारे सैन्य एस्टेब्लिशमेंट से, हमारे एयरफोर्स से हम माफी चाहते हैं कि हमने ऐसे मूर्खों को चुनाव जितवा के सत्ता में बिठा दिया कि जिनके गलती से आपको नुकसान उठाना पड़ा। उसके लिए बड़े दिल से आप हम पूरे देशवासियों को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपनी जान की बाजी लगाकर, दिन रात मेहनत कर हमें रात की सुख की नींद लेने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं तो हम 24 घंटे आपके जैसे जग जाए। एक बार फिर से सैन्य को माफी मांगते हुए
और फिर आपसे कहते हैं कि हम हमारी ये जो प्रोग्राम है ये सैन्य के खिलाफ नहीं, ये प्रोग्राम देश की सच्चाई जानने के लिए है। जब जेट गिरते हैं तो कई लोगों को ये भी लगता होगा कि ऐसे कैसे जेट गिरे हमारे जाबाज फौज के, तो आज वो भी बात सामने आई। यदि हमारे फाइटर जेट गिरे भी है तो मेरे वैमानिकों के कारण नहीं, मेरे एयरफोर्स के कारण नहीं, नेताओं की मूर्खता के चलते हमारे कुछ जेट का नुकसान हुआ। बिल्कुल। आखिर बस एक ही लाइन में समझिए, अनिल चौहान सीडीएस ने जो बात अधूरी छोड़ दी थी उसको कैप्टन शिव कुमार ने पूरा किया है। पूरा उस किया है। नुकसान के बाद ये किसी भी देश के किसी नागरिक के मन में हो कि हमारे सैन्य में कहीं कोई खामी थी, बिल्कुल सवाल ही नहीं नहीं थी। उठता। कैप्टन शिव कुमार ने बहुत अच्छा किया, आज ये क्लियर कर दिया कि यही 56 इंच ने छेद कर दिया हमारे डिफेंस में, हमारे डिफेंस में छेद किया 56 इंच वाले ने, और तब गिरे हैं वो विमान। हमारी सेना ने उसकी रिकवरी की 48 घंटे में। इन पाकिस्तानियों को जो आतंक के सौदागर बैठे हैं इन सबको ठिकाने लगा दिया। इजाजत दीजिए हमें इस कार्यक्रम में अगर कुछ और आगे, अभी क्योंकि अभी देखिएगा, आप इंतजार करिए, अभी फिर से चेहरा बदलेंगे, छद्म चेहरा लेकर के आएंगे और ऐसे ऐसे डिफेंस मिनिस्टर है ना हमारे, कैसे हाँ। ऐसे कहेंगे। अभी ये ट्रेलर है, फिल्म देखिए, ये ट्रेलर अरे और फिल्म नहीं, डिफेंस मिनिस्टर खुद का राजनीतिक डिफेंस नहीं कर पाते, काहे का डिफेंस मिनिस्टर भाई, छोड़िए। तो ऐसे ही लोगों को तो सब चुन करके भानुमति का यहाँ का ईटा वहां का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, और चल रहा है ऐसे ही रामे भरोसे चल रहा है देश। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।